लक्ष्मीकांत का एक ही क्लास निकला है, अगर जिनका छूट गया ना तो ये यूट्यूब पे इसका मैं वीडियो डाल दिया था, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ताज का शासन की बात करेंगे तो 1858 में मतलब क्या होता है, 1858 से 1947 तक होती है। ताज की शासन लाने की सबसे बड़ा रीजन क्या था, 1857 का विप्लव, ठीक है, मतलब विद्रोह होता है। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 का विद्रोह के बाद किया गया, जिसे क्या कहते हैं, 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सिपाही विद्रोह के नाम से भी सिपाही। जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, तो भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध से इस कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कब, देखिए तीन तरह के प्रश्न आएंगे। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चाय और चीनी को छोड़ के साथ, ठीक है। 1833 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया था, भाई अब तुम कुछ का भी विचार व्यापार मत करो, तुम क्या करो, ब्रिटेन की तरफ से क्या करो, भारत का प्रशासनिक सत्ता को संभालो, ठीक है। और 1858 में क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही, मतलब कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर आएगा 1874। 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 74 था कि 76 था, शायद 1874 ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से भारत में, ठीक है, बिरियाबस्ता समेट के निकल जाती है, ठीक है, लेकिन कंपनी की 1874। तरफ से, हाँ 74 ही याद आ रहा है, ठीक है। 76 है कि 76 है, 74 है सर। 74। 74, ठीक है। तो तीनों तारीख जो होगा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का लेकर इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप क्या करें, याद रखें, ठीक है। सर समझ गए, 1884 होगा ना? नहीं 74, 84 नहीं, मतलब 74 होगा 17। देख। अरे उस 1784 में तो पीट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसमें मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था, ठीक है। कंपनी 1858 में व्यापार वगैरह करना सब कुछ बंद कर देती है, लेकिन भारत में ना अपना पर्सनल बैकग्राउंड पे, जैसे मान लीजिए कोई आदमी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ तक जो 1858 तक कंपनी को ब्रिटिश सत्ता का सपोर्ट था, लेकिन भारत में हाँ। बोला से नहीं, अब तुम बाहर हो, ठीक है, तो उसे स्वतंत्र रूप से अपना कुछ दिन तक काम किया, लेकिन बाद में उसको पूरी तरीके से भारत से इसको जाना पड़ा, ठीक है, जी। 1874 में। चलिए अब आगे चलेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे अब इसमें क्या था, और गवर्नर और क्षेत्रों के राज्यों से संबंधित शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई, जितने भी शक्तियां जो थी 1858 के एक्ट में किसे चली गई, ब्रिटिश राजशाही को चली जाएगी। अब इस अधिनियम की, जैसे कभी कभी मेंस में प्रश्न पूछा 1858 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उस पे मतलब उसके कारणों एवं परिणामों की मतलब चर्चा करें, ठीक है। तो वैसे प्रश्न आएंगे तो उसको कैसे डील करेंगे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इस अधिनियम की विशेषताएं, हाँ हिस्ट्री में ही आएगा, ठीक है, हिस्ट्री में ही आएगा, ठीक है। इस अधिनियम की विशेषताएं किस प्रकार से थी, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया का अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया 1858 के एक्ट में, वायसराय कर दिया गया, बहुत सुंदर। अब भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ऐसे जो थे पहले वायसराय बने। अगर पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे कैनिंग होगा। प्रथम वायसराय की नाम की बात करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या बताएंगे, कैनिंग बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो 1784 में जो बना था, क्या बना था, नियंत्रण बोर्ड बना था, और एक क्या बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 नियंत्रण बोर्ड और निदेशक और कोर्ट जो बना था, दोनों का मतलब क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसी तरह से भारत में द्वैत प्रणाली भी मतलब क्या थी, समाप्त हो जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1784 के एक्ट में जो चीजें जो बनी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों का मतलब क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। समझ गए। एक नए पद का मतलब सृजन किया जाता है, जिस पद को बोलते हैं भारत का सचिव, ठीक है। ये भारत का सचिव का पद जो होता है, भारत में रह के कार्य नहीं करता है, कहाँ पे रहता है ये, लंदन में रहता है, ठीक है। और इसको मतलब पूरा पावर दे दिया जाता है ताकि भारतीय प्रशासन पे संपूर्ण शक्ति की नियंत्रण निहित हो, ठीक है। ये मतलब क्या, ये सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, किसका सदस्य होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। अंततः किसके प्रति उत्तरदायी होता था, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी भी प्रकार का फैसला जब लेना पड़ता था तो वायसराय जो होते थे भारत में, और यहाँ पे सचिव जो होते थे जिसको भारत सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं, इंडिया के सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं, दोनों आपस में विचार विमर्श करके लेते थे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए फिर भी अगर मतभेद अगर हो जाता था ना, तो सचिव के फैसला को वरीयता दी जाती थी, ठीक है, समझ गए। अब ऐसे नाम आते लॉर्ड मिंटो, तो मार्ले मिंटो, सॉरी मार्ले मिंटो, तो मिंटो जो थे ना सब भारत में वायसराय थे, अब मार्ले जो थे क्या थे, सचिव से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, सुधार, तो चेम्सफोर्ड जो थे भारत में क्या था, वायसराय थे। अब मॉन्टेग्यू जो थे क्या था, उस समय भारत सचिव थे। तो ऐसे ऐसे नाम जो जुड़े हुए जो आपको दिखते हैं, एक सचिव का नाम था, एक वायसराय का नाम था, ठीक है।
ये भारत सचिव के सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये परिषद का जो गठन किया गया, 15 सदस्यीय परिषद का जो गठन किया गया, जो कि सलाहकार परिषद थी। ये जो सलाह जो देती थी ना, इसके सलाह को मानने के लिए, ठीक है, भारत सचिव जो था बाध्य नहीं था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। केवल सलाह दे सकती थी, लेकिन इसके सलाह को मानने के लिए क्या होता था, भारत सचिव क्या होता था, बाध्य नहीं होता था, ठीक है। ये जो 15 सदस्यीय परिषद जो था, इसके सचिव कौन होते थे, तो भारत का परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव बनाया गया था, मतलब इसका अध्यक्ष कौन था, तो भारत सचिव था। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, 1858 के अधिनियम में भारत सचिव का जो एक पद जो बना था, वो 15 सदस्यीय टीम को, मतलब एक सलाहकार कमेटी के तौर पर बनाया गया। उसमें कितने सदस्य थे, तो 15 थे, ध्यान में रखेंगे। अब इसमें और क्या क्या चीज थी, इसमें और क्या क्या थी उसके भी बारे में देखते हैं। तो इस कानून के तहत भारत सचिव का परिषद का गठन किया गया, जो एक ऐसी निकाय थे, निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमे का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था, ठीक है। जिसको एक निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, ठीक है। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था, ठीक है। इसे भारत में प्रचलित शासन प्रणाली का कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। इतिहास के संदर्भ में देखेंगे तो बहुत सारी चीज निकल कर आती है। गोद लेने को प्रथा को फिर से मतलब बहाल कर दिया जाता है। राजाओं के आंतरिक रीति में क्या करेंगे, मतभेद नहीं करेंगे। मतलब राज्य का एक्सटेंशन का जो ब्रिटिश का जो नीति जो था, उसको मतलब रोक दिया जाता है। भारतीय राजाओं से अच्छे मतलब संबंध स्थापित किए जाते हैं। पील कमीशन आता है, बहुत सारी चीजें आती है। तो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए हमको केवल पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, क्योंकि हमारे संविधान का विकास, क्रमिक विकास किस तरह से हुआ, उसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है। तो ये हमारा वो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग केवल पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, बाकी हम लोग स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आती है, ठीक है। उसके बाद जो भारत में जो एक्ट आएगा 1861 का, भारत पर 58 के बाद कौन सा आएगा, 61 वाला। सर्दी हो गई हो, ठंड भी बढ़ गई ना। आप लोग इधर ठंड बढ़ा है कि नहीं? शुरू का रांची में ठंड सर्दी ला ही देता है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, यहाँ पे पढ़ाने में बहुत मन लगता है, मतलब काफी रिलैक्स होकर आदमी पढ़ा सकता है। लगता है जैसे सारे के सारे अपने लोग हैं। अभी मेन ग्रुप में इतने लोगों के पीछे कब कौन आ जाए, थोड़ा सा जैसे लगता है सिक्योरिटी इशू है। आप लोग भी असुरक्षित महसूस करते होंगे वहां पे, यहाँ पे काफी अधिक सिक्योर महसूस करते होंगे, ऐसा फील होता है कि नहीं? नहीं होता है? हमें तो होता है। ये ग्रुप सही है सर, ये ग्रुप सही है। हाँ, अरे हम तो रहेंगे तो फिर बदमाशी तो कोई नहीं करता है, अदर जगह से तो यहाँ पे तो कंफर्टेबल है, लेकिन मेन ग्रुप से भी यहाँ पे ज्यादा कम। मेरे ग्रुप में कभी भी किसी लड़कियों को कभी कोई शिकायत नहीं आया होगा, किसी ने परेशान किया होगा, ये चीज है। संस्कार की बात होती है सर। बिल्कुल है, शुरू से हम मेंटेन करके, मेरे ग्रुप में कोई किसी का नाम भी नहीं ले सकता है, ठीक है। अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो मेरे से, ऐसा नहीं जैसे कोई लड़का किसी जैसे साधना है तो इनको बोलते साधना के नाम लेके या फिर किसी का नाम लेके पुकार सकता है। हम अगर कोई ऐसा करता भी है, पुराना बच्चा तो कोई करेगा नहीं ना, कोई करता हम तुरंत बैन कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये सब मेंटेन करके रखे हुए शुरू से। तो आप ये सब नहीं, कुछ भी क्वेश्चन है आप हमसे करो, हमसे पूछो, हम हैं यहाँ पे सर्वा सर्वी, हम बताएंगे। कल शिकवा मेन शिकायत ग्रुप कुछ भी में हो होगा रहा था हमसे ना होगा। सर? कल कल नहीं मेन ग्रुप में नहीं, ये जो यहाँ का जो क्लास है वहीं पे चलेगा, मेन ग्रुप में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। नहीं, दिमाग में कल निकाल कल दीजिए। हो रहा था मेन ग्रुप में क्या? मेन ग्रुप नहीं मतलब नहीं, क्या थोड़ा होता सा है सर? लूसेंट पढ़ा दे रहे थे, लूसेंट पढ़ा दे रहे थे, ठीक है, बस वही लूसेंट पढ़ा रहे थे, वही कुछ नहीं। ये सारी क्लास यहाँ की यहीं पे रहेगी हमेशा से। इसमें बहुत सारे क्लास सर स्टूडेंट मेन ग्रुप्स ऐड ग्रुप होंगे जो क्या कि है? मेन ग्रुप क्या मतलब? अरे वो है ही नहीं तो पता क्या रहेगा। चलिए सर आगे तो बढ़िए। आप तो वहां पे है नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्ट कैसे आ गए? कैसे आगे पता नहीं चल, आपका लिंक मिला, ले लिए। करने का था, करना था, मतलब बीपीएससी पेड सब में कुछ कैसे करना आ गए? जो भी आता मेन से आता है ना, आप डायरेक्ट पेड में आ गए मतलब ये बहुत मतलब वो है, ठीक है। भेज रहा हूँ, ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिए। मतलब मैंने है ना बीच में अभी एक ग्रुप को छोड़ा भी है, पता था तो वही होगा, क्योंकि ज्यादा ग्रुप रहता है तो पढ़ने में ठीक है, डिस्टर्ब आता है। ये मेन ग्रुप है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए।
चलिए आप चलते हैं 1857 की महान क्रांति वही का है। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने ऐसे फील किया सब भारत में रूल कर रहे हो, इतना बड़ा मतलब क्या है देश है, अब बिना भारतीयों के ठीक है सहमति से, बिना उनके सहयोग से आप शासन व्यवस्था को नहीं चला सकते हो। ठीक है, इसलिए इस सहयोग के नीति के ब्रिटिश सरकार ने मतलब तीन मतलब अधिनियम पारित करते जिसमें 1861 था, 1892 था, 1909 था। ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। क्यों था, इसमें क्या क्या चीजें थी उसके बारे में देखेंगे। तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ठीक है, तो 1861 का पहला अधिनियम था जिसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में ठीक है भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। ठीक है, इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। ठीक है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग का समय की बात है। लॉर्ड कैनिंग आप देखेंगे महाराजा वगैरह को शामिल करेंगे ये साहब। लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं 1862 में तीन भारतीयों को, जिसमें से एक बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राय थे, इनको मतलब विधान परिषद में मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो 1862 में क्या होता है, 61 के एक्ट में था, क्या था 61 के एक्ट में था, लेकिन 1862 में तीन भारतीयों को शामिल किया जाता है, जिनमें से एक बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और साथ में सर दिनकर राव थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे मैंने क्या बोला सारे एक्ट, महाराजा के राजा हाँ बनारस के राजा नरेंद्र नरेंद्र, हाँ ठीक, नरेंद्र बिल्कुल। पटियाला अब के यहाँ थे। पे नरेंद्र सिंह था, या तो बनारस हो सकता है, पटियाला हो सकता है, लेकिन यही पटियाला का नाम, नाम तो बहुत कम ही जगह पे देखा हूँ, यहाँ पे चर्चा नहीं किया। बनारस मे भी के नहीं देव इतिहास नारायण सिंह थे। इतिहास में दिया होगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने जी क्या देखा 1773 के एक्ट में, 1793 के एक्ट में, 1813 के एक्ट में, सब में क्या हो रहा था ना सर, सभी जगह से अधिकार को छीन लिया जा रहा था। ठीक है, जो प्रेसिडेंसी जो थे मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को, उन्हें विधायी शक्ति को जो वापस जो ले लिया गया था, क्योंकि 1773 के दौरान मतलब केंद्रीयकरण की शुरुआत जो हुई थी। ठीक है, और 1833 के अधिनियम में अपने चरम पे पहुंच गया था, उसको फिर से लौटा दिया गया। तो अगर पूछे केंद्रीयकरण की शुरुआत कब हुआ था भारत में, तो 1773 के एक्ट में, जहां पे बंगाल के गवर्नर को बोला गया था भाई साहब आप तुम क्या हो, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल गवर्नर बनाया गया, जनरल। और साथ में मद्रास को और मतलब क्या बोलते हैं बंबई प्रेसिडेंस को उसका अधीन कर दिया गया। तो इसकी शुरुआत 1771 के एक्ट में होती है। उसके बाद देखेंगे 93 में, 13 में, 33 में जाते जाते केंद्रीयकरण जो था अपने चरम में पहुंच जाता है, लेकिन विकेंद्रीकरण अब उल्टा, अब फिर से उनको सत्ता लौटाएंगे, उनको शक्ति फिर से देंगे। तो उसकी शुरुआत आपको 1861 के एक्ट में होती है। ठीक है, जहां पे से मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः मतलब लौटाकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की मतलब शुरुआत की गई। ठीक है, समझ गए। इस प्रकार इस अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ अपने चरम पे पहुंच गई थी। ठीक है, इस विधायी विकास की नीति का 1937 के प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता हासिल हो गई, क्योंकि 1917 में क्या होता है 1937 में क्या होता है, सॉरी 1937 में चुनाव होता है, विधायी प्रांतों विकास। में क्या होता है, प्रांतों में चुनाव होता है। ठीक है, प्रांतों में तो आप चुनाव। बोलेंगे भारत में केंद्रीयकरण की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, केंद्रीयकरण अपने चरम पे पहुंच गया 1833 के एक्ट में, लेकिन फिर से विकेंद्रीकरण की तरफ झुकाव की बात करेंगे तो 1861 में हुआ था, जहां पे मद्रास और मतलब बॉम्बे के प्रेसिडेंसी को फिर से उनके विधायी शक्ति को क्या किया गया, तो वापस लौटा दिया गया। ठीक है, बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा पर आता, पंजाब में क्रमशः 1862 में, 1866 में, 1857 में विधान परिषदों का गठन हुआ। कहाँ कहाँ पे विधान परिषद का गठन हुआ, तो 1862 में प्रेसिडेंसी था कहाँ पे, बंगाल में, बंगाल में। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जहां से कौन आते थे फ्रंटियर गांधी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में कहाँ पे 1866 में, 1897 में कहाँ पे हुआ, पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, ये विधान परिषद क्या था,
तो इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता भी दी गई। ठीक है, ये पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कब होती है? 1859 में होती है। कब होती है? जस्ट लाइक कैबिनेट की तरह मतलब काम करता था। 1859 में भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद में एक सदस्य या अधिक सरकारी विभागों को प्रभारी बनाया जा सकता था। ठीक है, उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार, जैसे मंत्रिमंडल नहीं था उसी तरह से मतलब काम करता था। मतलब एक व्यक्ति को एक विभाग का मतलब हेड बना देते थे, एक का भी दे सकते थे या फिर एक से अधिक का भी दे सकते थे। तो पोर्टफोलियो प्रणाली के विकास कैंग करता है और 1859 में ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब 1862 के में एक चीज, 1861 के में एक चीज हुआ था। ठीक है, यहाँ पे वायसराय के पास थोड़ा पावर आ गया था। इसने वायसराय को आपातकाल में, ठीक है, बिना काउंसिल की संतुष्टि के अध्यादेश जारी करने का अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। अभी भी है, अभी भी बोलते हैं जब सभा जब नहीं चल रहा हो, सदन जब नहीं चल रहा हो, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है कि नहीं होती है? ऐसे अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? 6 सप्ताह होती है। ठीक है, सॉरी 6 माह होती है। कितनी होती है? 6 माह होती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए अध्यादेश जारी किया गया राष्ट्रपति के द्वारा और सभा बीच में शुरू हो जाती, सदन बीच में शुरू हो जाता, तो 6 सप्ताह के अंदर में, ठीक है, उस अध्यादेश को कानून के रूप में प्रवर्तित करवाना पड़ता है। नहीं तो 6 सप्ताह के बाद स्वतः ही मतलब क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें जो अभी भी भारतीय संविधान में हूबहू कॉपी किया गया है, इस किस एक्ट में था तो क्या बताएंगे? तो 1861 के एक्ट में। ठीक है, तो पोर्टफोलियो प्रणाली भी विकास किया गया, ये अध्यादेश वाली भी बात विकास की, सारे के सारे उसी एक्ट में निकल कर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है। अब इसका इस अधिनियम की विशेषता किस प्रकार की देखेंगे? यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें होती है। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। ठीक है, तो इसके माध्यम से केंद्रीय में, केंद्र में भी, ठीक है, और प्रांत में भी, क्योंकि आप देखें 62 में, 67 में, यहाँ पे आपने देखा ना 62 में, 67 में और 97 में मतलब 3 प्रकार के विधान परिषद बना। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त का मतलब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत किसके पास था? सरकारी सदस्यों के पास ही था। ठीक है, इसने विधान परिषदों के कार्यों को वृद्धि करके बजट पर बहस करने के, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1892 के एक्ट में ही बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया था। इसको आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1892 के एक्ट से यही प्रश्न को कई बार पूछा गया है। ठीक है, आप इसे याद करें, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि करके उन्हें बजट पे बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों पे उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। ठीक है, इसने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों का नियुक्त करने की शक्ति की, जो कि अभी भी राज्यपाल के पास है। नहीं, राज्यपाल करते हैं ना, बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं। तो उस समय भी मतलब ये पावर किसके दिया गया था? वायसराय के पास ये पावर था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सॉरी, गवर्नर को मतलब पावर दिया गया था, जो कि प्रांत में था, प्रांत में गवर्नर होता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो उनको ये पावर दिया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों से गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित, इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और, ठीक है, सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है, तो सीमित रूप से चुनाव का प्रावधान जो था 1892 के नियुक्त में ही था, लेकिन यहाँ पे चुनाव शब्द का प्रयोग जो था नहीं था। 1909 में आ जाएगा, लेकिन 1892 में नहीं था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया भी कहा गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकलती हैं। जब हम लोग शॉर्ट नोट बनाएंगे तो वहां पर अभी शॉर्ट नोट करवाएंगे, इसके बाद बहुत सारी चीजें अगर क्लियर नहीं हुआ तो वहां पे हो जाएगा, एक बार और आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा 1909 का भारत का परिषद अधिनियम। इसको क्या बोलते हैं? इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे भारत में क्या थे? वायसराय थे, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार के। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज होती है वो देखेंगे। तो इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि, केंद्र में भी और प्रांतों में भी
यहाँ पे विधान परिषदों के आकार में काफी अधिक वृद्धि की गई। इसने केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या जो 16 होती थी ना, उसको बढ़ाकर मतलब कितना कर दिया गया, 60 कर दिया गया, ठीक है। अब प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी, मतलब जो राज्य जितना बड़ा रहेगा वहां पे उतनी संख्या मतलब क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। लेकिन केंद्र में कितना किया गया था, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में, 16 से बढ़ाकर कितना किया गया, कितना किया गया, 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया, ठीक है। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति भी थी, ठीक है। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपरक प्रश्न पूछा, बजट पर संकल्प रखना आदि, मतलब ये दोनों स्तर पे, केंद्र में भी और प्रांत में भी कर दिया गया, ठीक है। विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया गया था 1909 के एक्ट में। इस अधिनियम में पहली बार किसी भारतीयों का वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का, ठीक है, ध्यान में रखें, अधिकार दिया गया। और ऐसे व्यक्ति जो बने उनका नाम था क्या, एचपी सिन्हा, जिनको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो कि वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम, ठीक है, भारतीय अध्यक्ष बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। कौन सा सदस्य बनाया गया था, तो उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ये चीजें किस एक्ट में थी, तो 1909 के एक्ट में ही थी, ठीक है। मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और ऐसे जो पहले व्यक्ति जो ने बने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इसमें एक खामियां भी थी, ठीक है। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, जो कि बहुत सारे एग्जाम में कई बार इस प्रश्न को पूछा गया, ठीक है। तो सांप्रदायिकता का विकास जो था इसी में किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सके। सबसे अधिक खराब चीज थी, मुस्लिम सदस्यों का चुनाव कौन कर सकते हैं, मुस्लिम मतदाता। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र को अगर इसके अधिकार से में घोषित कर दिया जाता था, मान लीजिए कोई क्षेत्र में घोषित कर दिया, तो वहां पे मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम ही खड़ा होंगे, उसको वोट करने वाला मतदाता जो होंगे वह भी मतलब मुस्लिम ही होंगे, ठीक है। इस प्रकार इस अधिनियम को सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का निर्वाचक के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करने के 1909 के एक्ट को जाना जाता है। इसलिए भारतीय सांप्रदायिकता के निर्वाचक के जनक के रूप में किसे जानते हैं, तो लॉर्ड मिंटो को जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का मतलब क्या गया, प्रावधान किया। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, विश्वविद्यालय, जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। मतलब इसमें केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन के अलग कर दिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए अलग कर दिया, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी जो था इसी एक्ट में था। उसके बाद जो एक जो आता है इसको भारत शासन अधिनियम 1919 बोलते हैं। इसके बाद 1935 आएगा, उसके बाद नहीं आएगा कोई, ठीक है। इस समय जो था 20 अगस्त 1970 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है, ठीक है। कब घोषणा हुआ था, 1917 में, ठीक है, ध्यान में। कब हुआ था, 1917 में ये चीजें घोषणा हुई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या था, उन सारी चीजों को जरा देखते। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, और इसे लागू कब किया गया, 1921 में लागू किया गया, ठीक है। मतलब बनता कब है, 1917 में। बिल्कुल, कब बनेगा, 1917 में बनेगा, ठीक है। और उसके बाद इसको लाया गया 1919 में, और इसको लागू किया कब किया गया, तो 1921 में इसको क्या किया गया, लागू किया गया, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। इस कानून को किस नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय भारत के क्या थे, तो राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड क्या थे, तो भारत के मतलब क्या थे, वायसराय थे। इसकी विशेषता की बात करेंगे, इसकी विशेषता क्या क्या है, तो इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार से, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करके उन्हें पृथक करके राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1919 के एक्ट में सूची बनाई गई, जिसमें आप देखोगे कौन कौन सा सूची था, ठीक है। आपको पता है राज्य सूची, क्या बोलते हैं उसको, संघ सूची, ये 1919 के एक्ट में ही था, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पे विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब केंद्रीय विधान परिषद केंद्र के जो सूची जो होगा, जो कि संघ सूची पे कानून बनाए,
उसके बाद प्रांतीय विधान परिषद जो कि स्टेट के लिए था, वो मतलब प्रांत के सूची मतलब क्या राज्य सूची पे कानून बना, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक है। ऐसा नहीं कि मतलब कानून बनाने के का अधिकार दे दिए तो मतलब बहुत अधिक गवर्नमेंट जो लिबरल हो जाएगी, नहीं। सरकार का स्वरूप कैसा रहेगा, केंद्रीय ही रहेगा और एकात्मक ही रहेगा, ठीक है। इसने प्रांतीय विषय को पुनः दो भागों में विभक्त कर दिया, एक था हस्तांतरित विषय, ठीक है, और एक था आरक्षित विषय। अब यहाँ पे दो सूची तो बनाया गया, एक प्रांत के लिए बनाया गया, ठीक है, एक केंद्र के लिए बनाया गया, ठीक है, केंद्र के लिए। लेकिन यहाँ पे सरकार का स्वरूप एकात्मक ही था, तो इस प्रांत से दो विषय निकाला गया, ठीक है। एक अनारक्षित रखा गया, अनारक्षित, एक रखा गया आरक्षित रखा गया, ठीक है, प्रांत को बांटा गया, ठीक है। हस्तांतरित विषय पे, सॉरी, हस्तांतरित विषय एक आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय पे गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य पर उनकी मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के प्रति मतलब क्या होते थे, उत्तरदायी होते थे। दूसरे आरक्षित विषय की बात करेंगे, गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। तो यहाँ पे दो चीजें निकल कर आती थी। हस्तांतरित विषय की बात करेंगे तो हस्तांतरित विषय को दोनों के लिए मतलब गवर्नर ही रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन एक में मतलब क्या करता था वो, मतलब मंत्री परिषद, मंत्री परिषद से मतलब हेल्प लेता था, जो कि मतलब क्या विधान परिषद के प्रति क्या थी, उत्तरदायी थी। जबकि आरक्षित विषय जो था, ठीक है, गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो कि मतलब विधान परिषद के प्रति मतलब क्या होती थी, उत्तरदायी नहीं होती, ठीक है। और यही से फिर से मतलब क्या होता है, दोहरी व्यवस्था का मतलब क्या होता है 1919 के एक में प्रांत में, कहां पे, प्रांत में। ध्यान रखें 1919 में प्रांत में दोहरी व्यवस्था का द्वैध, द्वैध शब्द का शुरुआत होता है। इसको डायरकी के नाम से जानते हैं, लियोनेस कार्टियस इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। शासन व्यवस्था कहा गया, हालांकि ये व्यवस्था काफी हद तक असफल नहीं चल पाई, 1935 में तो समाप्ति हो जाता है, ठीक है। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये प्रश्न कई बार पूछा है, मतलब किस अधिनियम में देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था है, तो 1919 के एक्ट में, अधिनियम में। निर्वाचन की प्रत्यक्ष निर्वाचन की मतलब क्या बात करें, व्यवस्था किस में आई, तो 1919 वाला में ही। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई और यहीं पे आपको गठन होता है लोकसभा और राज्यसभा का गठन होता है, जो कि अभी वर्तमान स्वरूप में आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था लाएगा, जिसमें से क्या क्या बना, तो लोकसभा बना और क्या बना, राज्यसभा बना। ध्यान में इसको रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। तो ज्यादातर सदस्य जो होते थे दोनों सदनों को, उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही मतलब निर्वाचित किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हालांकि वर्तमान स्वरूप में राज्यसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद को 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना मतलब क्या था, आवश्यक था, ठीक है। 6 जो थे ना, 6 बने थे, ठीक है, उसमें से बात करेंगे 3 जो भारतीय थे, 3 जो थे मतलब फॉरनर हो सकता था, कमांडर इन चीफ जो था वो भारतीय नहीं हो सकता था। इसने सांप्रदायिक के आधार को और भी अधिक बढ़ा दिया। 1909 में आया था विस्तार, 1919 में होगा, 1935 में भी विस्तार होगा, लेकिन 1909 वाला, 1919 वाला में क्या क्या विस्तार होता है, सिख को दे दिया गया, भारतीय ईसाई का, ठीक है, आंग्ल भारतीयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया, ठीक है। बात के यहाँ पे तो लोगों को वोट देने का अधिकार तो दिया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन था, लेकिन उसके लिए मतलब बात करेंगे क्या क्या चीजें मतलब कंडीशन लगा दी गई। तो हाँ, इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। मैं सबको नहीं था, सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्राप्त था। किनको किनको था, जिनके पास कानून ने संपत्ति के आधार पर जो टैक्स देते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको मतलब मताधिकार दिया गया, ठीक है। इसी कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त, उच्चायुक्त मतलब हाई कमीशन, ठीक है, हाई कमीशन के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया, ठीक है। तो भारत सरकार, भारत सचिव जो काम करती थी, उसके कुछ कार्यों को किसे दिया गया, उच्चायुक्त को ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या था, एक ली कमीशन बनता है, ठीक है। इसके तहत लोकसभा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। जो अभी आप यूपीएससी देखते हैं, 1926 में उसका गठन किया गया था सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। 1926 में कभी पूछे किस एक्ट में था, तो 1919 के एक्ट में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अगर पूछेगा क्या 1919 के एक्ट में विकेंद्रीयकरण की शुरुआत हुई थी, तो होता है, ठीक है, होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि राज्यों को अपना बजट तैयार करने के लिए खुद ही मतलब उनको पास अधिकार दे दिया गया, ठीक है। इसके तहत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और इसी को देखते हुए 1928 में क्या आएगा, साइमन कमीशन आएगा, ठीक है। साइमन कमीशन 1927 में बना, 1928 में भारत आया। रिपोर्ट कब दिया, 29 में। 30 में देता है ना रिपोर्ट, 30 में देता है रिपोर्ट, 30 में ही देता है, ठीक है, दिया ही होगा इसमें करके, हाँ 1930 में अपनी रिपोर्ट दिया तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको व्हाइटमैन कमीशन कहते थे। क्यों कहते थे भाई साहब व्हाइटमैन? कौन सा अधिनियम में अधिकार मिला? 1800 भारतीय को 92 में था ना, याद नहीं है मैं, शायद 1919 या 1909 क्या, मतलब शायद ऐसा कुछ याद था, अभी कंफर्म नहीं है। 1800 क्वेश्चन क्या है सर? क्या पूछे? बजट में बहस करने का अधिकार 92 के में था ना, 1962 नहीं 1992 अब तब 1962 में बजट किया गया, लेकिन बहस नहीं कर सकते थे ना उस पे, उसके बाद वाला एक्ट में शायद होता है, 62 के बाद वाला में। मतलब कि उस अच्छा है। नहीं कर सकते थे आप 92 92 ही होगा, 92, वही तो बोल रहा हूँ। बहस कर सकते थे। 92 में ही बजट का पेश हुआ था। सर। करने का सर अधिकार I think लिमिट में था, सीमित मतलब बात कर सकते थे आप, क्वेश्चन रेज कर सकते बजट थे। की चर्चा हुई थी उस पे 1892 मेरे हिसाब से 92 होना चाहिए, एक बार देख लीजिए, हो सकता है गलत हो, एक बार चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है, फिर बताइए कोई साथ में। में ही शो कर जाएगा 1892 वाले ठीक है, में। देख लेते हैं, पहले साइमन कमीशन करवा देते हैं, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले 1929 में आना था, क्योंकि 1901 में 1919 में था तो 10 वर्ष के बाद आना चाहिए ना, तो 1929 में आना था, लेकिन 1927 में एक नए संविधान में भारत की सर स्थिति का वहाँ पता लगाने के चेंज हो रहा था क्या, शायद ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था ना, वो लेबर लॉ का कुछ नहीं कुछ चर्चा था। हाँ इसी बिल्कुल, कारण ठीक से है। दो तो यहाँ साल पे मतलब पहले क्या आया। होता है, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की खोज की। कितने सदस्य थे इसमें, साइमन कमीशन में? 7 सदस्यीय, ठीक है। आयोग के सभी सदस्य जो थे ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका क्या किया, बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की। तो इसमें से पूछा जाता है, द्वैध शासन को लेकर प्रश्न पूछा जाए तो बाकी नहीं पूछते हैं, पूछते हैं तो 1900 साइमन कमीशन ने डायरकी को बना के रखने की बात कही कि हटा देने की बात कही, ठीक है। तो द्वैध शासन प्रणाली को बना के रखने की बात कही थी, ठीक है। आयोग ने प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए, ठीक है। मतलब इन्होंने जो फैसला जो दिया उसमें ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश भारत की सरकार थी, और साथ में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक मतलब श्वेत पत्र तैयार किया गया, ठीक है, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों पर कुछ संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 को शामिल कर दिया गया, ठीक है। जो सुधार जो हुआ था थोड़ा बहुत श्वेत पत्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसी का 1935 का आता है, ये अंतिम था, ठीक है। उससे पहले क्या सांप्रदायिक अवार्ड होता है रैमजे मैकडोनाल्ड का, तो ये भी थोड़ा देख लेते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने केवल एक में पार्टिसिपेट की, वो कौन था, पहला दूसरा तीसरा किसमें पार्टिसिपेट की थी? दूसरा में पार्टिसिपेट की थी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। सांप्रदायिक अवार्ड, कॉमनल अवार्ड के नाम से जानते हैं इसको, क्या था इसमें, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना घोषणा की। इसे कॉमनल अवार्ड के या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अवार्ड में न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी मतलब विस्तारित किया गया। इस बात से लेकर सबसे ज्यादा कौन चिंतित हो गए, तो गांधी जी बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि दलित समाज पे अलग से मतलब निर्वाचन व्यवस्था में हिंदू समाज से उसको
अलग कर देना, अलग क्योंकि कर पहले तो धर्म अलग के कर आधार पे दे रहे थे ना आप, मुस्लिम को दे रहे थे, जी सर। सिख को दे रहे थे, ईसाई को दे रहे थे, अगर दलितों को आप देंगे तो हिंदू से आप उसको अलग समझते हैं। दलितों के हाँ लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था था। गांधी जी बहुत व्यथित हुए, कुपित हो गया, उन्होंने अवार्ड के संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दी। तब जाके मतलब कौन जाते हैं, अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है। जी सर। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया, मतलब बोला गया ऐसे दलित अलग से निर्वाचन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था वो बना हुआ रहेगा। दलितों के लिए स्थान भी मतलब क्या कर दिए गए, आरक्षित कर दिए गए, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अंतिम वाला जो था 1935 का एक्ट है, इसको देख लेते हैं। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें कितने धाराएं और कितने अनुसूचित एग्जाम में हुआ प्रश्न पूछता है, नोट कर लीजिए, रख लीजिए। 321 और 10 कितना था, 321 321 धाराएं धाराएं और 10 अनुसूचित कितनी थी। और इसका लगभग 75-80% जो था भारतीय संविधान में हूबहू उठा लिया गया है, फिर थोड़ा सुधार के साथ शामिल किया गया, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 321 धाराएं थी और 10 मतलब क्या था, अनुसूचियां कितनी थी, 10 थी, ठीक है, याद रखिए। 321 धाराएं और 10 क्या अनुसूचियां। अनुसूचियां। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, तो इस अधिनियम की विशेषताएं देखेंगे तो इस प्रकार से थी। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें से राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया, ठीक है। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच में 3 सूची, संघीय सूची में ये भी पूछता है, जिस समय 1935 के एक्ट में जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची बनाया गया, तो संघ सूची में 59 विषय थे। वर्तमान में याद है तो बोलते जाइएगा, कितना वर्तमान में। राज्य सूची में 54 थे, संवर्ती सूची दोनों के लिए मतलब 36 विषय थे। कितने वर्तमान में इसमें, 69 है। सोचिए ना। ठीक है। इसमें आई थिंक 61 है ना। जी। राज्य सूची और संवर्ती संबल में 40। 45। ठीक है, तो 161 52 है, ठीक है। वह शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्ति अभी भी किसके पास रहेगी, केंद्र के पास रहेगी, डेट मीन वायसराय के पास रहेगी। हालांकि संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने के लिए इनकार करी। इसके लिए एक समिति भी बनाई गई थी, बटलर बनाई गई थी 1927 में, ठीक है। इसमें क्या था, ब्रिटिश सरकार और मतलब देशी रियासतों के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए 1927 में बटलर समिति बनी थी, ध्यान में रखिएगा। लेकिन फिर भी देशी रियासत लोग तो इन लोग से खींचा हुआ था, इनके बातों को कभी माना ही नहीं। तो अखिल भारतीय संघ बनाने का जो इनका सपना जो था वो नहीं पूरा हो पाया, ठीक है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को तो समाप्त कर दिया है, लेकिन प्रांतीय स्वतंत्रता का शुभारंभ हुआ। प्रांतों में राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वतंत्र तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हो जाता है 35 के एक्ट में, जो कि किसमें लगा था, 1919 के एक्ट में लगा था, पता ही होगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को अब राज्य के विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना मतलब आवश्यक हो गया, ठीक है। इसी व्यवस्था के तहत 1937 में 1937 में शुरू की गई, लेकिन 1939 में मतलब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। बहुत सारे रीजन थे समाप्त होने के। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया, तो प्रांत में समाप्त हो जाता, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ होता। परिणामतः संघीय विषय को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त होना पड़ा, ठीक है। संघीय विषय को हस्तांतरित में ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट और मतलब रिजर्व सब्जेक्ट में बांट दिया जाता, ठीक है। हालांकि ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से ये प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। बीपीएससी में ही पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें 11 राज्यों में 6 में से द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया, जो कि लगभग अभी में भी है, ठीक है। बंगाल में अभी नहीं है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी नहीं है, अभी तो यहाँ पे नहीं है। मद्रास में अभी भी नहीं है। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है और असम में नहीं है। उस समय जो बिहार उत्तर प्रदेश में जो किया गया था ना, वर्तमान में भी है, ठीक है। तो 2 में जो था द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ कहाँ पे, बंगाल में था, बंबई में था। 3 को तो प्रेसिडेंसी था, ये याद रख लिए, ठीक है। बिहार उत्तर प्रदेश आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और साथ में आपको असम में लिखिए। तो यहाँ पे मतलब द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब विधानसभा तो था, साथ में आपको क्या था, क्या बनाया गया, तो विधान परिषद भी यहाँ पे बना दिया। कहाँ कहाँ पे बनाया गया, 11 में से 6 में 6 राज्य का नाम बताइए, कौन कौन था। 3 प्रेसिडेंसी था, बिहार, संयुक्त असम। 3 प्रेसिडेंसी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोविंस,
ठीक है, बिहार हो जाएगा और अच्छा साथ में का असम, बिहार, असम में अभी भी असम है, है। असम में अभी भी है, ठीक है, नहीं है सर यूपी अभी। में भी है, असम में है ना अभी। नॉर्थ ईस्ट में एक भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट ठीक में है, एक भी नहीं है। ध्यान में रखेंगे, चलिए। हाँ, हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, ठीक है। आप देखिएगा इसमें फिर से क्या क्या सांप्रदायिक का व्यवस्था का फिर से इसमें विस्तार किया जाता है, ठीक है। इसमें दलित जाति को, जो कि गांधी जी 1932 में घुसा गए थे, नहीं देने दिए, इसमें दलित जाति को, महिला को, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था का विस्तार किया गया, ठीक है। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और भारत परिषद बना था ना, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई, इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या का मत का अधिकार दिया, ठीक है, जो कि 1919 में जो था, कैसे देते थे मत, तो मतलब कुछ ही लोगों को दिया गया, संपत्ति के अधिकार पे, पढ़े लिखे होने के शिक्षा के अधिकार पे, आधार पे। टैक्स देने के अधिकार शिक्षा, पे, शिक्षा के संपत्ति आधार और पे। लेकिन यहाँ पे 10% जनसंख्या को क्या किया गया, अधिकार दिया पद गया दिया मत। गया, बिल्कुल। अधिकार दिया इसके गया। अंतर्गत देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, तो लेकिन RBI। 1935 के एक्ट के तहत 1937 में आरबीआई की स्थापना की गई, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, कोलकाता में बनाया गया। लेकिन बाद में 1939 में शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पे कर दिया गया, बॉम्बे में शिफ्ट मुंबई। कर दिया गया, ठीक है। मुंबई लेकिन शुरू में कैपिटल कोलकाता सिटी। में ही था, ठीक है। कभी पूछे तो कंफ्यूज ना होइएगा। आगे चलेंगे, तो इसने न केवल संघीय लोकसभा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग, 2 या 2 अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की, जिसका भी आप लोग तैयारी करते हैं, मतलब राज्य लोकसभा आयोग इसी में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसने 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जो कि सुप्रीम कोर्ट आप लोग अभी जानते हैं, तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में होती है, ठीक है। अंतिम में क्या था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निकल कर आता है। इसमें क्या क्या चीजें थी, यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है यहाँ पे कहीं पे कुछ एरर किए हुआ है, ये समझे, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर किए हुआ, आप लोग पकड़ लीजिएगा, मुझे तारीख याद है, लेकिन इस लाइन में कहीं पे मुझे गलती मिला था, ठीक है। ये देखिएगा, सर ये पकड़िएगा आप लोग, ठीक है। करता कुछ गलती तो है यहाँ पे, मैं एक बार देखा था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में क्या की जाएगी, सौंप दी जाएगी, ठीक है। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। और 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा, जो कि कैबिनेट मिशन योजना का पार्ट था, द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। और उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, डिकी बट योजना भी कहते हैं, बाल्कन प्लान भी कहते हैं, 3 जून प्लान भी कहते हैं, ठीक है। सारा इसी का नाम है, ठीक है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर इसे मतलब क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसमें क्या क्या चीजें थी, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उसको देखेंगे। इसने भारत में ब्रिटिश राज्यों को समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र 48 घोषित कर दिया गया। हाँ? 48 तो बता, 48 बताया था ना, 48 एक साल पहले कर दिया था। 30 जून 1947 है, वहाँ पे 48 होगा। हाँ, कहाँ पे, 30 जून देखिए 1947 है ना, वहाँ पे 48 होगा। कुछ गलती तो है, यहाँ पे 48 होगा। जी सर। सर कहा था, मतलब कहा था कि 48 में देंगे अब फ्रीडम, लेकिन एक हाँ साल हाँ, लेकिन पहले दे दिया। 47 में ही देता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। बोला मुझे याद था तो कहीं पे कुछ गलती है, लेकिन क्या है वो याद नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए, लेकिन 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया, लेकिन भारत डोमिनियन के अंदर ही रहता है। भारत पूर्ण रूप से संप्रभु और स्वतंत्र 1950 में बनेगा, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारत का विभाजन करके 2 स्वतंत्र डोमिनियन, लेकिन स्वतंत्र डोमिनियन और संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। आपको मन है तो साथ में रहिए, अगर आपका मन है तो आप अलग भी मतलब क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर दोनों डोमिनियन
राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या था, इसके दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने तथा उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई थी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकते थे या, ठीक है, समाप्त करने के लिए कानून बना सकते थे। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। मतलब फुल्ली पावर दिया गया तुमको, द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, आपको इसको जैसे प्रयोग करना वैसे इसका प्रयोग करें। ठीक है, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों का संविधान सभाओं को शक्ति प्रदान की गई। ये तो हो गया ना। हाँ, यह शक्ति प्रदान की कि वो नए संविधान का निर्माण एवं क्रियान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती है। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पे तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहां का कैबिनेट ऐसा चाहे नहीं। ठीक है, तब तक लागू नहीं जब तक दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। ठीक है, इस कानून में ब्रिटेन में भारत सचिव का पद को समाप्त कर दिया गया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को मतलब हस्तांतरित कर दी गई। ठीक है, इसने 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। ठीक है, इसने भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता दी कि वह चाहे तो भारत डोमिनियन के साथ या फिर पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल जाए, या फिर चाहे तो ये स्वतंत्र रह जाए। यही सबसे आग लगाने वाली बात थी। ठीक है, इस अधिनियम में नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने के लिए कुछ न कुछ कानून तो चाहिए। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का सहारा लेकर, ठीक है, उनकी प्रांतीय सभाओं से सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों के इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। अगर आप चाहे तो इसमें आप क्या करें, सुधार कर दे। ठीक है, इसने ब्रिटिश शासक और विधायकों के मताधिकार उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल का किसी भी विधायक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये किसी भी विधायक को स्वीकार कर सकते थे, ब्रिटिश शासक के नाम पे गवर्नर जनरल कर सकते थे। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने तो पाकिस्तान का गवर्नर कौन बनेगा, तो जिन्ना बनेगा। ठीक है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री लियाकत अली था। ठीक है, जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर ना समझे। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर एवं प्रांतीय गवर्नर को राज्यों को संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया था। राज्य का गवर्नर तो संवैधानिक प्रमुख होता ही है, और देखिए भारत के गवर्नर के आधार पर बाद में राष्ट्रपति आ जाएगा, जो कि हमारे संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, इसने सभी मामलों पर राज्यों के मंत्रिपरिषद के परामर्श पे कार्य करती थी। राष्ट्रपति अपने मन से काम नहीं कर सकता था, नहीं तो राज्यपाल भी अपने मन से अभी भी काम नहीं कर सकता था। तो वहां का मतलब केंद्र के मंत्रिपरिषद के अनुरूप राष्ट्रपति काम करते हैं और राज्य में भी मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने, पदों पर आरक्षण करने की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। इसके लिए अभी यूपीएससी के जो अधिकारी जो आते हैं उनको बहुत ज्यादा पावर क्यों होता है, क्योंकि ब्रिटिश के समय जो उनको सुविधा जो मिल रही थी उसको स्वतः मतलब उन्होंने मतलब रिटर्न करवा लिया। इसके लिए मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे निकल के पढ़ेंगे आगे चल के डिटेल्स में देखेंगे, बहुत ज्यादा उन्होंने आंदोलन किया था। नेहरू के कहना था से मतलब हम सब कुछ सुधार पाए, लेकिन भारत के सिविल सेवक को नहीं सुधार पाए। ठीक है, कलेक्टर साहब ही रहे, तो उनको जितना जो पहले से जो पावर मिल रहा था ना, सारे पावर को उन्होंने मतलब क्या क्या रिटर्न करवा लिया, क्योंकि अपने बेसिक सरकार की पावर भारत थी। बर्मा से अलग हो गया, किसमें अलग हो गया था? 1937 में अलग हुआ था। ठीक है, 35 के एक्ट में था वो। अच्छा। ठीक है, बर्मा का प्रशासन कहाँ से चला जाता, बॉम्बे से चला जाता था। अच्छा। 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में भारत को ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई, और इसी समय संगौला का जो प्रतीक जो भी संसद भवन में जो देते हैं, इसी समय नेहरू जी को दिया गया था। 1946 में बनी संविधान सभा का स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो 1946 में जो संविधान सभा जो बनी थी वही मतलब भारत में क्या बनेगी, संसद के रूप में तब तक काम करेगी जब तक देश में चुनाव नहीं हो जाता। ये मतलब संविधान सभा के तौर पे भी काम करेगी और संसद के तौर पे भी करेगी। जब संविधान सभा के तौर पे काम करेगी तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, राजेंद्र बाबू। ठीक है, कौन होंगे, जब ये संसद के तौर पे काम करेगी तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे, जीबी वालंकर।
ठीक है, समझ गए ना। तो ये संविधान सभा जो बनी थी, ये संविधान सभा के तौर पे भी काम करेगी, संविधान बनाने वाला, और संसद के तौर पे भी करेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतरिम, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते अंतरिम याद नहीं आ रहा, अंतरिम सरकार कह सकते हैं, ठीक है, उसके तौर पे काम कर। लेकिन अध्यक्ष दोनों में मतलब क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। खत्म हो गया क्या और है? खत्म हो गया। चलिए अब इसका मंत्रिमंडल पर करवा दे रहा हूँ। विभाग बचा है। 1946 वाला देख लीजिए। 1946 में नेहरू जी का परिषद के उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रमंडल संबंध विदेशी मामले इनको सौंपा गया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 1946 में गृह सूचना प्रसारण था। राजेंद्र बाबू के पास क्या था, खाद्य एवं कृषि था। खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई के पास क्या था, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति था। जगजीवन राम जी के पास क्या था, श्रम था। श्रम। सरदार बलदेव सिंह के पास क्या था, रक्षा था। CH भाभा के पास कार्य खनन एवं ऊर्जा था। लियाकत अली खान के पास वित्त था, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, ये आप यहाँ पे देखेंगे ना आप, ठीक है। यहाँ पे 9+5 का रेशियो था। 9 जो था कांग्रेस से थे, और 5 जो थे मुस्लिम लीग से थे। 14 टोटल थे। 9 मतलब कहाँ से थे, कांग्रेस से थे, ठीक है। 5 कहाँ से थे, मुस्लिम लीग से थे, ठीक है। अब्दुल रब नस्तर के पास डाक एवं वायु था। आसफ अली रेलवे परिवहन था। राजगोपालचारी साहब के पास शिक्षा कला था। IS चुंदीगढ़ के साथ वाणिज्य था। गजनफर अली खान का स्वास्थ्य था। जोगेंद्र नाथ मंडल का विधि था। ये हिंदू है लेकिन ये मुस्लिम लीग से आते थे। गजनफर अली खान मुस्लिम लीग से, आसफ अली मुस्लिम लीग से, लियाकत अली मुस्लिम लीग से, और कहाँ चला गया, और भी कोई क्या, अब्दुल्ला नस्तर मुस्लिम लीग से, ठीक है। ये 5 को मुस्लिम लीग से था। 9 को जो था किससे था, तो कांग्रेस से था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या था, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। वायसराय परिषद का मतलब प्रमुख बना रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का परिषद का उपाध्यक्ष मतलब क्या था, बना दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद 1947 वाला जो कि अंतरिम मंत्रिमंडल था, सॉरी स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, जिसमें नेहरू जी को क्या दिया गया, तो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया नेहरू जी को। पटेल साहब को क्या दिया गया, तो गृह सूचना प्रसारण में राज्य के मामले दिए गए। राजेंद्र बाबू को दिया गया खाद्य एवं कृषि, जो कि मतलब 50 तक रहेंगे, 50 में राष्ट्रपति बन जाएगा। मौलाना अबुल कलाम जी आजाद हमारे क्या प्रथम शिक्षा मंत्री थे, और 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। मथाई साहब के पास रेलवे एवं परिवहन दिया गया। RK शनमुखम चेट्टी जो थे प्रथम वित्त मंत्री बने। अम्बेडकर जी को क्या बनाया गया, विधि बनाया गया। जगजीवन राम जी को श्रम दिया गया। बलदेव सिंह को रक्षा दिया गया। राजकुमारी अमृत कौर की बात, वन एंड ओनली महिला थी जिनको स्वास्थ्य दिया गया। SC भाभा के वाणिज्य दिया गया। रफी अहमद किदवई को संचार दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति दिया गया। नरहर विष्णु गाडगिल को कार्य खनन एवं ऊर्जा दिया गया। जिनमें से सबसे पहले इस्तीफा कौन दे देंगे, तो सबसे पहले नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले, ठीक है, कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसमें वैसे लोगों को भी शामिल किया गया था जिनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, मतलब कांग्रेस के तौर पे मतलब इन्होंने कभी वो नहीं किया गया। जैसे कि बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के कोई सदस्य नहीं थे, इनका अपना पार्टी था, लेकिन फिर भी इनको मंत्रालय में शामिल किया गया, क्योंकि पहला मंत्री बनाया गया था तो सारे पार्टी से लोगों को चुन चुन के बनाया गया ताकि सभी का प्रतिनिधित्व रहे। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं था सबको कांग्रेस का मतलब सदस्य होना है, फिर कांग्रेस से मतलब संसद या फिर कुछ भी होना जरूरी है, ठीक है। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई संबंध नहीं था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें क्या होती है, पहला चैप्टर ये आपका लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर आपका यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा के निर्माण के बारे में चलेंगे। अभी हम लोग ऐतिहासिक बैकग्राउंड, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। अभी हम लोग इसका क्या देखेंगे, शॉर्ट नोट्स को देखेंगे हम लोग, ठीक है।